कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा हमें समझनी चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का, वो कैसा है और वो कैसे बेनिफिट करेगा, कैसे ग्रो करेगा। तो इसमें दो बातें हैं कि एक जो अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी की जब ग्रोथ होती है तो इस सेक्टर की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल या कैपिटल प्रोवाइड कराता है। और जो टीआरआई हम बोलते हैं, दैट इज टोटल रिटर्न इंडेक्स। Yeah. तो जो एक नॉर्मल इंडेक्स होता है उसमें जो आप उसका मूवमेंट देखते हो केवल स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखते हैं। कि सपोज कीजिए किसी एक ही स्टॉक का इंडेक्स है, तो अगर उसकी आज प्राइस 100 रुपए है और 110 रुपए हो गई तो वो इंडेक्स 10% ऊपर चला जाएगा। लेकिन टीआरआई में हम जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनको भी ऐड बैक करते हैं। कि अगर आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं कि उसमें पहले पन्ने से लेके अंतिम पन्ने तक क्या लिखा हुआ है, तो आपको खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर आप किसी और के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी और माध्यम हो, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और कोविड के बाद ही काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि डिजिटाइजेशन से ये बहुत ही आसान हो गया लोगों के लिए करना। और दूसरा ये है कि कई बार लोगों को फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, और वो होते भी हैं, क्योंकि हम अच्छे से कॉम्प्लेक्स रैशनल तरीके से सोच नहीं पाते हैं जनरली। तो सोशल मीडिया के आने से आपको समझने में लोगों को आसानी हुई, और चूंकि आप उसको इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, तो इसलिए उसका पेनिट्रेशन बढ़ा है। एक समय काफ़ी रिलेवेंस था, हालांकि अभी अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स में भी आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। ये जो पूरा इंडेक्स फंड का थॉट प्रोसेस है, ये यूएस से शुरू हुआ, और यूएस की इकोनॉमी और मार्केट बहुत इवॉल्व है। Yeah. और दूसरा क्या है कि अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो यूएस में बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में ग्रोथ हुई और इक्विटी वैल्यू बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अनुपम तिवारी, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी एट ग्रो म्यूचुअल फंड। ही ब्रिंग्स 18 years of experience in the mutual fund industry, primarily as an analyst and fund manager. His career spans roles at notable firms like Reliance Mutual Fund, Principal Mutual Fund, and Axis Mutual Fund, leading up to his current position where he heads the equity investment team at Grow AMC. In his tenure, Anupam has managed a diverse range of funds across large cap, mid cap, and small cap categories. His expertise in these areas was recognized by Morningstar, who selected him as one of the top 5 fund managers in the small and mid cap categories for the years 2020, 21, and 22. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again today. तो आज हमारे साथ है Mr. Anupam Tiwari, who is the head of equities for Grow Mutual Fund, and we are truly honored to have him here with us today. Anupam, welcome to the show, and we are so looking forward to listening to all your wonderful answers. Thank you, Namrata. Hi, and thanks for inviting us here. My pleasure. Sure. So, Anupam, let's get started with the very first question. We have a lot of interesting questions lined up for you. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अनुपम कि हम सब जानते हैं कि सेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एनी इकोनॉमी, एंड सेक्टर्स आल्सो टेंड टू हैव अ साइकिल. तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो बीएफएसआई सेक्टर है वो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो उसकी बैकबोन होता है, दैट इज़ द लाइफ लाइन। क्योंकि आप कैपिटल के बगैर नहीं ग्रो कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, लोगों को अपना बिजनेस करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये वो सेक्टर है जो इन फाइनेंशियल कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पैसे को कैपिटल में कन्वर्ट करता है या एसेट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, और एक बेसिक जो रॉ मटेरियल है ग्रोथ के लिए कैपिटल का, वो प्रोवाइड करता है। और इसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम लोग को एज एन इन्वेस्टर समझनी चाहिए कि जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इनकम लेवल बढ़ता है, उससे सेविंग्स बढ़ती है, और वो सेविंग्स वापस इस फाइनेंशियल सिस्टम में जाती हैं, तो फिर से इसको बेनिफिट होता है। तो ये सेक्टर एक ऐसा है जो ग्रोथ को क्रिएट करता है, फिर उस ग्रोथ से खुद और ज़्यादा बेनिफिट पाता है। तो इसलिए ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। ओके.
So you do think in times to come, Indian economy will definitely benefit from the BFSI sector? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा हमें समझनी चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का, वो कैसा है और वो कैसे बेनिफिट करेगा, कैसे ग्रो करेगा। तो इसमें दो बातें हैं कि एक जो अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी की जब ग्रोथ होती है तो इस सेक्टर की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल या कैपिटल प्रोवाइड कराता है। Right. लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारी इकोनॉमी में अभी देखिए तो जो क्रेडिट का पेनिट्रेशन है या जो और सब सेगमेंट है इस फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे इंश्योरेंस हुआ या एसेट मैनेजमेंट हुआ, वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, उनका पेनिट्रेशन अभी भी इस इकोनॉमिक साइज में भी कम है। Okay. तो अगर आप जैसे क्रेडिट लीजिए कि जो बोरोइंग है, तो हमारी लगभग जो हाउस होल्ड बोरोइंग है वो लेस देन 40% है ऑफ द जीडीपी। सारे कंट्रीज को हम जीडीपी में कंपेयर करते हैं। अगर आप बाकी बड़े देशों में देखेंगी तो ये कहीं पे 80% है, कहीं पे 100% है, एक आध दो कंट्रीज में 100 से ज़्यादा भी है। बट ब्रॉडली ये बहुत बड़ा नंबर है और हमारे यहाँ भी बहुत छोटा है, क्योंकि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इसके बाद अगर आप कारपोरेट सेक्टर की बोरोइंग्स देखिए तो वो इंडिया में अभी लगभग 54-55% है, जो कि बाकी सारी कंट्रीज में आप देखेंगी तो अगेन इट इज 70-80-100%। Okay. तो कहने का तात्पर्य यह है कि करंट साइज में ही क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, उसका ग्रोथ का पोटेंशियल है। और इसके ऊपर से अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो हम वो और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस में आइए तो अभी भी हमारे देश में चूंकि अवेयरनेस नहीं थी, Yeah. इंश्योरेंस जो परवेजिव जो ब्रॉड इंश्योरेंस है वो थोड़ा नई फिनोमिना पिछले 10-15 सालों में बढ़ना चालू हुई है, अवेयरनेस आना चालू हुई है, तो उसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि लोग इंश्योरेंस तो ले रहे हैं, लेकिन उनको अपनी इनकम के अनुसार जो प्रोटेक्शन चाहिए, कि अगर आप अपने 5 साल या 10 साल की इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं थ्रू इंश्योरेंस, तो वो नहीं करते हैं, वो कम करते हैं। तो एक स्टडी है, उसके हिसाब से इंडिया में जो प्रोटेक्शन गैप है वो 83% है, Wow. Okay. विच इज़ वेरी हाई। Very तो high. इस सेक्टर में सिर्फ प्रोटेक्शन अगर आप कम करते जाएंगे तो उससे ही ग्रोथ होगी। ऐसे ही अगर आप एएमसी बिजनेस या वेल्थ मैनेजमेंट में आए तो हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड के यूएम है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिनोमिना ही बड़ी नई है। Yeah. हम लोग पिछले 4-5 सालों से ही थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं Sure. म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में। तो इन सबको देखते हुए हमें ये लगता है कि एक जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी उसमें तो ये सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा ही, साथ ही साथ जो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ेगा उससे भी इसमें ग्रोथ आएगी। Sure. So अनुपम, आपने इस सवाल में बहुत सारे पॉइंट्स को टच अप किया है जो आगे के क्वेश्चंस में you can elaborate a little more on those points as we progress through this interview. So now let me talk a little bit about NBFCs, क्योंकि I think NBFCs एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं again in this particular sector. तो अगर हम देखें तो NBFCs का जो AUM है that has grown from $49 billion to about $306 billion in a period of 2008 to 2020. तो आपके ओपिनियन में एनबीएफसीज का इंडियन की रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, एंड ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज का रोल कितना बड़ा होगा? जो आपने दोनों चीजें पूछी उसमें सिंपल सा जवाब ये है कि बहुत बड़ा रोल है एनबीएफसी का। ओके ओके। क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि थोड़े बिजनेसेस बड़े होते हैं और बिजनेसेस थोड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अच्छा। मतलब उनके पास रजिस्ट्रेशन है, पेपर वर्क है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो उनको बैंक से या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आपके पास हर चीज का प्रूफ है। हाँ जी। बट अगर आप छोटे जगहों पे जाएं जहां पे लोग छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पास इतने सब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बड़ा ही एक प्रोसेस पे चलता है, एक रिजिड सिस्टम है। क्योंकि वो पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं तो उनको एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, तो वो इन सब लोगों का अच्छे से क्रेडिट असेसमेंट नहीं कर सकते। ओके। और जब क्रेडिट असेसमेंट नहीं कर सकते तो उनको लोन नहीं दे सकते हैं, तो वहां पे एनबीएफसीज का रोल आता है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने कहा माइक्रो फाइनेंस या छोटी जगहों पे लोन अगेंस्ट गोल्ड या व्हीकल लोन्स, तो इन सब में एनबीएफसीज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं और उनकी ग्रोथ भी हो रही है। इसके अलावा एनबीएफसीज एक स्पेशलिस्ट की तरह काम करती हैं। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे बहुत सारी एनबीएफसीज ऐसी हैं जो एक या दो प्रोडक्ट की स्पेशलिस्ट होती हैं। ओके। इससे उनकी समझ बढ़ती है,
अंडर राइटिंग कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, किसी का असेसमेंट कैसे करना है, तो उससे वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं और उनका एक अच्छा बिजनेस तैयार हो जाता है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से रूरल इकोनॉमी प्लस माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से एनबीएफसीज का बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके ओके, सो वी डू सी कि आगे जाके एनबीएफसीज और ग्रो करेंगी इन द ईयर्स टू कम, एंड आई एम श्योर दैट्स द बिल्कुल बिल्कुल, इनमें एक्चुअली बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जिस सेगमेंट को ये लोग सर्विस करते हैं क्रेडिट के लिए और लोन देने में, जैसे माइक्रो फाइनेंस आपने बोला, या जो छोटी जगहों पे जो बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड है और वो लोग आज तक लोकल मनी लेंडर से बारोइंग करते आए हैं, जिसमें रेट बहुत ज़्यादा होता है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। तो जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट के कॉस्ट का भी फायदा होता है। दूसरा कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होता है। तो आज अगर आप सपोज कीजिए 50,000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो आप उस ट्रैक रिकॉर्ड से कल 1 लाख रुपए ले सकते हैं, फिर 2 लाख रुपए ले सकते हैं, जो कि लोकल मनी लेंडर से उतना स्केलेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। ओके, एंड यू थिंक एनपीएस अगर हम देखें तो शायद इसमें कम होंगे, ज्यादा होंगे इन द होल माइक्रो फाइनेंसिंग स्पेस? हाँ, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस में एनपीएस की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप देखें 2013 के आसपास, तो ये जो टोटल हमारी इंडस्ट्री थी माइक्रो फाइनेंस की उस समय, उसका इंडस्ट्री साइज था लगभग 20-22 हज़ार करोड़। और तब जो क्रेडिट कॉस्ट थी, मतलब जो बैड लोन हो जाते थे उसका जो प्रोविजन करना पड़ता था माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, वो लगभग 7% होता था, 7%। ओके, अभी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज और जो इतनी अच्छी डिमांड आई है, जो ग्रोथ आया है, उसके कारण अभी हमारी इंडस्ट्री लगभग हो गई है 3 लाख करोड़ की, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, और क्रेडिट कॉस्ट कम होके 2% हो गई, ओनली 2%। ओके, So this is also because of the structural changes in microfinance industry, because of credit bureau etc. ओके, तो 10 सालों में ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई, लगभग 15 गुना हो गई, और साथ ही साथ उसकी क्रेडिट कॉस्ट इतनी कम हो गई, और जबकि ये पूरा अनसिक्योर्ड लेंडिंग होता है, इसके बावजूद ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वंडरफुल। ओके, सो अनुपम, अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या है? हेल्प अस अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो बेसिकली एक सेक्टोरल इंडेक्स है जिसमें वो फ्री फ्लोट जो मार्केट कैप होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रमोटर्स और दूसरे पब्लिक शेयर होल्डर या इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर। तो जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसको हम फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग कहते हैं। तो जब कोई भी इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे एनएससी जब कोई इंडेक्स बनाता है तो केवल फ्री फ्लोट का मार्केट कैप कंप्यूट करता है। अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ का मार्केट कैप है और उसमें 75% प्रमोटर होल्डिंग है, सो 25% इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जो तो 25 करोड़ हो जाएगा। और उसके वेटेज के हिसाब से एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें केवल फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनी है, सारे हैं, उनका एक इंडेक्स है। और जो टीआरआई हम बोलते हैं, दैट इज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जो एक नॉर्मल इंडेक्स होता है उसमें जो आप उसका मूवमेंट देखते हो केवल स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखते हैं। कि सपोज कीजिए किसी एक ही स्टॉक का इंडेक्स है, तो अगर उसकी आज प्राइस 100 रुपए है और 110 रुपए हो गई तो वो इंडेक्स 10% ऊपर चला जाएगा। लेकिन टीआरआई में हम जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनको भी ऐड बैक करते हैं, क्योंकि वो भी आपको एज अ इंडेक्स होल्डर आपको पैसा मिल रहा है, वो अगर आप केवल एक इंडेक्स ओन करते हैं, तो इसलिए उसको टीआरआई कहते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीआरआई। ओके, सो नाउ आई एम गोना आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम सबको पता है कि ग्रो का एक एनएफओ आ रहा है, विच इज द ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जो 17 जैन से 31 जैन तक इट्स ओपन। सो टेल अस समथिंग अबाउट दिस न्यू एनएफओ, एंड इसका जो है लॉन्च करने के पीछे इसका थॉट प्रोसेस क्या था? ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो हमको ये लगता है अभी कि इन्वेस्ट करने के लिए बीएफएसआई सेक्टर में ये थोड़ा अच्छा समय है, और उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि कई दिन अगर आप देखिए 6 महीने या 1 साल के आसपास से, तो ये पूरे सेक्टर ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, और उसके कई कारण थे। कई लोग जगह पे ग्रोथ कंसर्न थे, मार्जिन कंसर्न थे, और कुछ डिफरेंट रीजन थे, जैसे इंश्योरेंस में थोड़ा रेगुलेशन वगैरह का रीजन था कि टैक्सेशन चेंज हुआ था। किसी भी सेक्टर में तब इन्वेस्ट करना अच्छा होता है जब वो बहुत ज़्यादा ना चला हो,
जब उसने अंडर परफॉर्म किया हो लेकिन उसमें अच्छा पोटेंशियल हो, तो वो फिर आगे अच्छा कर सकता है और आपके अच्छा रिटर्न आ सकता है। कोई भी सेक्टर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल गया है उसमें इन्वेस्ट करने से उतना ज़्यादा फायदा शायद ना हो। तो पहला एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि वैल्यूएशंस बड़े रीजनेबल हैं। अभी अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट। तो आप चाहे निफ्टी 50 से देखिए या निफ्टी 500 से कंपेयर करें, तो अभी ये सारा पूरा सेक्टर उससे डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, जो एक समय पहले प्रीमियम पे ट्रेड होता था। तीसरा ये कारण है कि इस सेक्टर की अभी हेल्थ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ एनपीए प्रॉब्लम चालू हुई थी 2008 की क्राइसिस के बाद। Yes. तो बहुत सारा कारपोरेट एनपीए क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद AQR आया 2013-14 में, जब बैंक से ये कहा गया कि अब आप इसको पूरा क्लीन अप करिए। तो सबने एसेट प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और उनको एनपीएस डिक्लेयर किया। फिर धीरे धीरे उसमें कुछ रिकवरी हुई, कुछ वो प्रोविजन किया गया उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो 10 सालों बाद आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हमारा जो नेट एनपीए है पूरे सेक्टर का वो लगभग 2% हो गया है, which is close to quite a low number and very good number in terms of health. So एक ये रीजन है कि आपकी बैलेंस शीट ग्रोथ के लिए तैयार है। Okay. तो आप ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है सेक्टर में ग्रोथ की, लेकिन आप उस ग्रोथ को कैप्चर कैसे करेंगे जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, आपके अंदर वो उतना आप मजबूत हो कि आप उस ग्रोथ को जाके कैप्चर कर सकें। उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, आपकी अच्छी बैलेंस शीट हो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो। तो अगर आप रिटर्न ऑन एसेट हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, जो हम जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं बैंक्स की और एनबीएफसीज की, तो वो देखें तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। तो लगभग 2011-12 के लेवल पे वापस हम पहुंच गए हैं। तो ये एक दूसरा कारण है कि फंडामेंटली सेक्टर बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, बहुत ही हेल्दी पोजीशन में है। इसका अगला कारण, दूसरा एक कारण ये है कि जब हम इस फंड को अभी लॉन्च करना चाहते हैं, हमको ये लगता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं पूरे सिस्टम में पिछले 10 सालों में, जिनसे ग्रोथ का जो राइट टू ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाता है और व्हाट यू कैन से कि दिस सेक्टर इज प्राइम्ड फॉर ग्रोथ। तो उसमें पहला है क्रेडिट ब्यूरो। तो जैसा अभी हम माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात कर रहे थे, तो अगर आप अभी देखें तो 2019 में लगभग 63% ऑफ पॉपुलेशन वाज कवर्ड इन क्रेडिट ब्यूरो, जो कि 2012-13 में 20% के आसपास या उससे कम थी। तो क्रेडिट ब्यूरो में लोगों को लाने से ये होता है कि आपको उनकी क्रेडिट हिस्ट्री पता होती है और उन्होंने कितने सारे लोन लिए हुए हैं ये पता होता है, क्योंकि उनका सारा डेटा आप एक जगह एग्रीगेट करते हैं। वो आपने भी सुना होगा, हम लोग उसको सिबिल स्कोर और वो सब स्कोर, 2-3 कंपनियां हैं जो एक स्कोर निकालती हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए किसी भी व्यक्ति को लोन देना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता है, तो आप उनको असेस कर सकते हैं अच्छे से। इसके साथ ही साथ जो कारपोरेट लेंडिंग है उसके लिए पिछले 5-6 सालों में जो आईबीसी पे काम हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके कारण बहुत बेनिफिट हुआ है और उसको हमने काफ़ी अच्छा एफिशिएंट भी किया है। तो उसमें हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है बैंक्रप्सी के बाद कारपोरेट्स की, और जो टाइम टू रिकवर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो सेक्टर में आया है पिछले 10 सालों में। और ऑफ कोर्स आरबीआई ने जो रिकॉग्निशन नाम है बहुत टाइट कर दिए हैं। तो 10 साल पहले जो होता था कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि आप रिकॉग्निशन कुछ टाइम लेके कर सकते हैं अगर आपके पास बैड एसेट है या कोई एनपीए हो गया है। तो अब ये सब सीख हो जाती है आपकी, जब आप 10-15 साल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो लोगों ने उसको इतना टाइट करने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एनपीए है तो आप उसको बहुत ज़्यादा दिन तक डिफर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फिजिटल रिवोल्यूशन, जो हम कहते हैं फिजिटल रिवोल्यूशन। तो एक डिजिटल रिवोल्यूशन है जो हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ा है, यूपीआई स्टैक आया है, उससे हर कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, और उससे लो कॉस्ट पे आप किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल करा सकते हैं। तो इससे भी उसका ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस भी बढ़ रहा है। तो जैसे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट होते हैं, उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी लगभग 25 लाख गाँव में इंडिया में या तो बैंक की ब्रांच है या कोई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है। तो जो छोटी जगहों पे जहाँ टेक्नोलॉजी की इतनी अवेयरनेस नहीं है या वो जो यूज़ करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनके लिए फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी है। तो उससे भी एक ग्रोथ एवेन्यू बढ़ता है उस प्रेजेंस से। और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आप देखें तो पहले हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग्स होती थी एज कम्पेयर टू फिजिकल सेविंग्स वो कम होती थी।
इन लास्ट डिकेड और सो दैट हैज़ बीन ग्रोइंग. ऑफ कोर्स रिसेंट पास्ट में थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल फाइनेंशियलाइजेशन इज इंक्रीजिंग. तो ये कुछ 4-5 ऐसे कारण हैं जिससे हमको लगता है कि ये अभी अच्छा समय है. वैल्यूएशन हमारे फेवर में है, रीजनेबल वैल्यूएशन है. सेक्टर ने बहुत दिनों से बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है, तो एक परफॉर्मेंस का आपके पास फेवरेबल बेस है, और सेक्टर के जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है. ओके. सो दिस तो इज द अनुपम, कोर रीजन ओके. वाई वी थिंक कि दिस इज ये सही समय है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए. और हम ये एक्टिव फंड लेके आ रहे हैं. हमको ये लगता है कि इसमें एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छा है बजाय पैसिव फंड के. अभी हम वो फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई इंडेक्स की बात कर रहे थे, अच्छा. क्योंकि जो इंडेक्स है उसमें लार्ज कैप्स का थोड़ा ज़्यादा प्रपोर्शन है. हमें ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा एक्टिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप्स का भी अच्छा प्रपोर्शन हो, और उससे वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल बढ़ सकता है. तो और एक और कारण है एक्टिव फंड इसमें करने का कि इसके बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं पूरे बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के. तो जो हमने डिस्कस किया अभी कि बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस हैं, तो और वो सब कुछ एक साथ परफॉर्म, अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म नहीं करते हैं. कुछ सालों में आप देखिएगा तो बैंक अच्छा करते हैं, कभी इंश्योरेंस अच्छा करते हैं, कभी एनबीएफसीज अच्छा करती हैं. तो जब आप एक्टिव फंड करते हैं तो आप उसके हिसाब से ऑप्टिमम चर्न कर सकते हैं पोर्टफोलियो. सो ये कुछ ऐसे कारण है जिसके लिए हमको लगता है कि ये फंड के लिए एक अच्छा समय है और इन्वेस्टर्स को इसको सीरियसली देखना चाहिए. सो इसी फंड से रिलेटेड थोड़े और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ. सबसे पहले अनुपम, हमें ये बताइए कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है? तो हमारे पास एक ब्रॉड फिलॉसफी है जो ग्रो में हम फॉलो करते हैं. अगर आप इन्वेस्टिंग को एकदम बेसिक लेवल पे पूछें, जो हम कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तो इन्वेस्टिंग क्या है कि आप एक ऐसा कंपनी या बिजनेस ढूंढिए जिसमें कुछ कैश फ्लो जनरेशन हो, ग्रोथ हो. आप उसको वैल्यू करिए, और अगर जिस प्राइस पे वो स्टॉक मार्केट में कोट हो रहा है, अगर उसका वैल्यू उससे ज़्यादा है तो आप उसको खरीद लीजिए और आपके पास रिटर्न आ जाएगा. या कि आप ऐसा अंडरस्टैंडिंग उसकी समझें कि ये क्या वैल्यू बढ़ता जाएगा ग्रोथ के कारण, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा. राइट. तो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन इन्वेस्टमेंट, कि आपको एक अच्छा बिजनेस ढूंढना है जिसमें अच्छा एग्जीक्यूशन हो, अच्छी ग्रोथ हो, और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है. देन प्रॉब्लम कम्स कि आप गलत जा सकते हैं. राइट. कि आपके जो असेसमेंट है ग्रोथ का, असेसमेंट है बिजनेस का, उसके पोटेंशियल का, तो ये रिस्क है. तो ये आपको रिस्क मैनेज करना है कि अगर आपसे कुछ स्टॉक सिलेक्शन में गलती हो गई तो उसके रिस्क को आप कैसे मैनेज करेंगे जिससे आपको कम से कम लॉस हो या आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा सफ़र ना करे. तो हमारा काम यही है कि हमारे ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएट करना और रिस्क मैनेज करना. अभी हम कैसे करते हैं, तो हमारे एक फ्रेमवर्क है जिसको हम 4P फ्रेमवर्क कहते हैं. तो रिस्क ओरिजिनेट कैसे होता है और ग्रोथ कैसे आती है. तो ब्रॉडली सब दोनों चीज़ों के फैक्टर सेम है. तो ग्रोथ का सबसे पहला है कि आपके बिजनेस में पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए. वो बड़ा हो सकता है कि नहीं, ये हमको देखना है. फिर उस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए मैनेजमेंट में कंपिटेंस है, कैपेबिलिटी है कि नहीं, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, सो दैट वो जो ग्रोथ करें उससे शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट हो. तो ये पीपल हो गए. तो हमारे 4P फ्रेमवर्क में पीपल, पोटेंशियल, प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग. देन यू कम टू वैल्यूएशन, कि एक रिस्क वैल्यूएशन से आता है कि बिजनेस अच्छा है, लोग अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर वैल्यूड है, तो अगर आप उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करते हैं तो आपका रिटर्न नहीं आएगा. एंड देन पोजिशनिंग, कि अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट स्टॉक्स की साइजिंग क्या है वो आपको हर बार असेस करनी पड़ती है, और इसी से रिस्क आता है. तो इन चारों फैक्टर्स पे हम रिटर्न पोटेंशियल देखते हैं, रिस्क पोटेंशियल देखते हैं, और फिर उसको ऑप्टिमाइज करके स्टॉक सिलेक्शन करके पोर्टफोलियो बनाते हैं. तो ये सेम थ्योरी हम इस सेक्टर में भी लगाएंगे. इसके अलावा इस सेक्टर में चूंकि सब सेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे कि किस सब सेक्टर में हमको ओवरवेट, अंडरवेट करना है, या ज़्यादा एक्सपोजर रखना है या कम एक्सपोजर रखना है, और इसके बाद स्टॉक सिलेक्शन हम बॉटम अप करेंगे. श्योर. लेकिन अनुपम, मार्केट में और भी बहुत सारे एक्टिव बीएफएसआई फंड्स हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ये फंड उन फंड से जो एक्टिव बीएफएसआई फंड्स हैं कैसे अलग हैं?
अब ये कुछ चीज़ें तो समय के साथ पता चलेंगी कैसे अलग है, बट वन थिंग दैट आई कैन से इज कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेगमेंट हैं उसमें अच्छा एक्सपोजर रखें। ओके तो हम इसको थोड़ा इंडेक्स एग्नोस्टिक्स फंड की तरह से चलाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ज़्यादातर सेक्टोरल फंड्स में बहुत ज़्यादा थोड़ा इंडेक्सिंग हो जाती है टू सम ग्रेट एक्सटेंट, और एक्टिव पार्ट थोड़ा कम होता है। इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि पूरा की पूरा एक्टिव रहे। okay okay and that genuinely could be a big differentiator for generating alpha for sure. वी होप सो। All right. Okay. So now one more question related to this fund कि किस तरीके के इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, वो कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास 3 से 5 साल का समय हो। Okay. सेक्टोरल फंड्स में बहुत जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें, तो आप वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जो आप 3 से 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई पैसा 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मत करिए, आपके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि सेक्टोरल फंड्स का जो टोटल एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो में, सारे सेक्टोरल फंड्स मिला के वो 10-15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। All right. बैलेंस जो है 85-90% आप डाइवर्सिफाइड फंड रखिए। तो बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। Okay. Wonderful. And as an investor मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए before I invest in this fund? अगेन 2 थिंग्स कि आप टाइम दीजिए, समय दीजिए। एक तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि सेक्टोरल फंड्स में स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फंड में, चूँकि ये थोड़ा इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंटिमेंट इसको ज़्यादा असर करते हैं। तो आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी इस फंड में, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप अपना टाइम होराइजन एलोंगेट करते हैं तो वोलेटिलिटी अपने आप कम होती जाती है। Sure. तो आपको वोलेटिलिटी से थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए। Okay. Okay. So अनुपम मेरे I think this is a very interesting sector. तो मेरे एक दो सवाल और हैं सेक्टर से related and then we will talk about general concepts related to mutual funds. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम सबको पता है कि 38 to 39% of the weightage of Nifty 50 and BSE Sensex is by businesses in the BFSI sector. तो आपके ओपिनियन में लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कि उनको एक्सपोजर मिले इन दिस पर्टिकुलर स्पेस इन देयर पोर्टफोलियोज? एंड ऑल्सो ये जो BFSI सेक्टर है, इट रिमेन्स एन अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर, जो आप बोल रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। सो डू यू थिंक अभी ये सही टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए टू रीप बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सेक्टर? तो आपका कहना सही है कि जो ब्रॉडर इंडेक्स है या जो बड़े इंडेक्स हैं उसमें रफली अराउंड 32 to 35% जो है BFSI का वेट है। सही बात है ये। लेकिन वो वेट बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। तो जब आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको एक मिड कैप स्मॉल कैप का भी अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं, जो जनरली आपको बाकी सारे फंड्स में नहीं मिलता है। Okay. तो एक वो चीज़ है, और ये एक बड़ा सेक्टर है। अगर आप इसमें एक कंसंट्रेटेड पोजीशन चाहते हैं तो ये इसलिए सेक्टोरल फंड लेना चाहिए, और एक बड़ा अच्छा सेक्टर है, और मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमी के साथ बहुत ही इंटरलिंक्ड सेक्टर है, तो इसलिए इसमें एक्सपोजर रखना चाहिए। अभी इन्वेस्ट करने के लिए हमारे हिसाब से तो अच्छा है समय, बढ़िया लगता है हमको। बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं, अंडर परफॉर्मेंस है सेक्टर का, और जनरली कोई भी सेक्टर जब अच्छा नहीं किया हो तो वह समय अच्छा होता है उसमें इन्वेस्ट करने का। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है इस सेक्टर की कि ये बड़ा रेगुलेटेड सेक्टर है, तो काफ़ी कोई इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में वो रेगुलेशंस और कंट्रोल, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो बहुत इवॉल्व हुए हैं, तो वो और अच्छे रिफाइन होते जा रहे हैं। तो बैंक्स को RBI का रेगुलेट करता है, EMCs को सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनी को IRDA रेगुलेट करता है। तो ओवरऑल आपको एक थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है जब कोई सेक्टर रेगुलेट होता है। Okay. Yeah, I'm completely with you. I mean, with so many regulators playing a big role, for sure, it can make a big difference. Sarabham, ये हम already discuss कर रहे थे, so just elaborate on this कि Nifty 50 के comparison में जो है Nifty Financial Services Total Return Index ने underperform किया है, right? By a 4% CAGR since September 2019. तो आपके opinion में क्या ये सही entry point है from this perspective?
देखिए एग्जैक्ट सही पॉइंट क्या है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है वो पता नहीं चलता है। Hmm. बट हमें ये लगता है कि अब वो समय ऐसा आ गया है जब आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। Okay. बहुत सारे कारण हमने उसके डिस्कशन किया Yes. कि ऐसा क्यों है। जो अभी लेटेस्ट जो वरीज हैं, तो जैसे देखिए कोविड के बाद 2019 में सबसे पहले एनबीएफसी क्राइसिस हो गई थी, तो उसके कारण सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उस समय एनपीएस भी बहुत हाई थे बैंकिंग सिस्टम के, जो अभी काफ़ी कम हो गए हैं। Yeah. वो कंट्रोल में है और ग्रोथ भी हो रही है, तो कैपिटल एडिक्वेसी बड़ा अच्छा है। फिर कोविड के बाद मॉरेटोरियम हो गया था, तो लोगों को ये लगा कि एनपीए प्रॉब्लम बाद में आएगी। Hmm. वो भी नहीं आई, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। फिर पिछले साल बहुत ज़्यादा मार्जिन हाई लेवल पे थे बैंक्स के, जो हम निम्स कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनबीएफसीज के और बैंक्स के। तो उसके कारण लोगों को ये लगा कि अब अगले साल से मार्जिन कम हो जाएगा, ग्रोथ कम होगी, तो अर्निंग ग्रोथ नहीं होगा। Hmm. तो मार्जिन्स हैव बीन करेक्टिंग लास्ट 3 क्वार्टर्स। हमें ऐसा लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू नॉर्मल ऑफ मार्जिन विल गेट रीसेट नाउ। जनरली जब वो मार्जिन रीसेट होगा उससे 1-2 क्वार्टर पहले ही एक्सपेक्टेशन में आ जाएंगे, तो उससे फिर एक मार्केट को सर्टेनिटी मिलेगी। Yeah. और ग्रोथ हमें ऐसा लगता है कि अगले साल पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगले साल भी जीडीपी ग्रोथ अच्छा होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि अब ये सही समय है जब आपको एक्सपोजर लेना शुरू करना चाहिए। और अनुपम, आप वैल्यूएशन के बारे में भी बात कर रहे थे। यू सेड कि अगर देखा जाए तो पी रेशियो ऑफ निफ्टी 50 इज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इज एट अ हिस्टोरिक लो, अभी 25% कम है कंपेयर टू द पी रेशियो ऑफ निफ्टी 50। तो आप ये बताइए कि ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर द वैल्यूएशन बीइंग डाउन एट दिस पॉइंट? तो देखिए इसमें एक चीज़ ये थी कि जैसे मैंने बताया आपको कि एनपीएस का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, दूसरा मार्जिन पीक आउट हो गए हैं और ये सस्टेनेबल नहीं है, ये कंसर्न था। तीसरा क्या हुआ कि बाकी सारे मार्केट्स स्टॉक्स में या सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही थी, तो मार्केट थोड़ा उधर ग्रेविटेट हो गया। और एक इसमें थोड़ा टेक्निकल फैक्टर था कि जब पिछले कोविड के बाद से आपने देखा है कि एफआईज ने बहुत सेलिंग की है इंडिया में। अभी वापस थोड़ा बाइंग हो रही है, बट काफ़ी दिनों तक वो नेट सेलर्स थे। एफआईज की बहुत बड़ी ओनरशिप है बैंक्स में, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में, तो उनकी सेलिंग से भी एक थोड़ा टेक्निकल प्रेशर था और उसके कारण भी वो अंडर परफॉर्मेंस था। वंडरफुल। सो अनुपम, हमने बहुत सारा डिस्कस किया है सेक्टर के बारे में। अब थोड़े जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो which may not be directly linked to the sector, but let's understand a few aspects about mutual funds in general. तो ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि वो सही इन्वेस्टमेंट्स पिक करे, स्पेशली जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हैज़ बिन अ बिग पेन पॉइंट सिंस लास्ट ईयर। तो ये बताइए कि सही इन्वेस्टमेंट्स कैसे पिक की जाएं एंड कैसे कर सकते हैं? जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए क्या होता है ना कि एक इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं: अवेयरनेस, नॉलेज, कन्विक्शन। उसको पहले अवेयरनेस होती है, थोड़ी कई सोर्सेज से होती है, कई बार सही अवेयरनेस होती है, कई बार गलत हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि किसी ने बहुत पैसे बनाए कुछ करके तो हम भी कर लेते हैं, कई लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं। देन ही गेन्स नॉलेज, ही ट्राइज टू गेन नॉलेज। कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। एंड देन आफ्टर अ व्हाइल ही डेवलप्स अ कन्विक्शन कि हाँ मुझे ये ऐसे करना है, और एक डिसिप्लिन मेथड वो फॉलो करने लगते हैं। तो इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, हम इसको ओवरली अगर कॉम्प्लिकेट ना करें तो पहला रूल ये है कि अगर आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं कि उसमें पहले पन्ने से लेके अंतिम पन्ने तक क्या लिखा हुआ है, तो आपको खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर आप किसी और के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी और माध्यम हो, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है। मार्केट में इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन बहुत रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। समय और अनुशासन, ये अगर आप 2 चीज़ें आप उसको देंगे तो आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। तीसरा ये है कि आप इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट करें। आप एलोकेशन अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि इक्विटी के अलावा कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो ग्रोथ के वैल्यू को कैप्चर करता हो। तो हम कई बार कहते हैं कि इन्फ्लेशन बीट करने के लिए इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ की जो वैल्यू कैप्चर होती है वो इक्विटी वैल्यू में आती है।
वो डेट में नहीं जाती है, और रियल एस्टेट में हमेशा नहीं होती है. रियल एस्टेट इज अ इलिक्विड एसेट क्लास, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्सपोजर ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो टू रियल एस्टेट. अब इसके बाद कि अगर आपको म्यूचुअल फंड करना हो, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड से हूं, तो मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो मुझे पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट सिलेक्शन. तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और प्रोडक्ट सिलेक्शन के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम होराइजन, कि हर प्रोडक्ट का एक टाइम होराइजन है, एक रिक्वायर्ड टाइम होराइजन है, वो आप ध्यान रखिए. तो जैसे अगर आप स्मॉल कैप से शुरू करें, तो स्मॉल कैप्स रिक्वायर लॉन्गेस्ट टाइम होराइजन. तो लेट्स से करंट जंक्चर में जब स्मॉल कैप्स का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास 7 से 10 साल का समय होना चाहिए, तब आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करें, और प्रेफरेबली SIP करें. आप लमसम अभी ना करें तो अच्छा है मेरे विचार से. मिड कैप के लिए आपको 5 से 7 साल का समय चाहिए. तो जो पैसा आप 5 से 7 साल समय तक छोड़ सकते हैं, वही आप मिड कैप में इन्वेस्ट करें. और अगर आपके पास 3 से 5 साल है, तो आप लार्ज कैप करें या सेक्टोरल करें. और उससे अगर, और साथ ही साथ 3 से 5 साल में आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अप टू 3 ईयर लार्ज कैप या हाइब्रिड भी कर सकते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जब आप शुरू में आप जैसे 30-40 ईयर एज आपकी एज ग्रुप है, अप टू इवन आई वुड से 45, तो यू शुड हैव एक्सपोजर मोर टुवर्ड्स लेट्स से स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ थिंग. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, व्हेन यू रीच 55-60, तो आपको थोड़ा अपना रिस्क कम करना चाहिए, बिकॉज फिर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, आपके पास समय नहीं, कम होगा, उस समय आपको पैसों की जरूरत होगी, तो फिर आपके साथ एक साइकोलॉजिकल इशू होता है. और इसके साथ साथ टाइम होराइजन, उसको पूरा ध्यान रखें, उसको समय दें, और डिसिप्लिन रहें. दैट्स इट. देयर इज नथिंग एल्स दैट यू रिक्वायर टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट और इन इन्वेस्टिंग. Nice. That was a wonderful 101 in investing. Thank you. All right. Okay. Anupam, जो मैं अगला सवाल है, that's अगर हम देखें तो CDSL जो है इंडिया का पहला लिस्टेड डेपोजिटरी है टू रजिस्टर 10 crore डीमैट अकाउंट्स. तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक्सपोजर इंडिया की कैपिटल मार्केट्स में क्यों होना चाहिए? आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज मेरे भी ऐसे खुद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अक्रॉस हु लिव नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, लेकिन हर किसी को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है. सो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है कि इन्वेस्टर्स को अभी इंडियन कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. देखिए, कैपिटल मार्केट्स में अभी हमारे यहाँ ये पूरी कहानी शुरू हुई है, क्योंकि जो इक्विटी कल्ट है या इन्वेस्टमेंट कल्ट है, वो केवल 4-5 साल पुराना है, और कोविड के बाद ही काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि डिजिटाइजेशन से ये बहुत ही आसान हो गया लोगों के लिए करना. और दूसरा ये है कि कई बार लोगों को फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, और वो होते भी हैं, क्योंकि हम अच्छे से कॉम्प्लेक्स रैशनल तरीके से सोच नहीं पाते हैं जनरली. तो सोशल मीडिया के आने से आपको समझने में लोगों को आसानी हुई, और चूंकि आप उसको इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, तो इसलिए उसका पेनिट्रेशन बढ़ा है. तो जैसे जैसे इनकम में ग्रोथ होगी, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में भी ग्रोथ होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी ग्रोथ होगी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके ओके या कंप्लीटली एग्री विद यू. यस. अभी जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं दे वांट टू इन्वेस्ट बाय द डायरेक्ट रूट इन म्यूचुअल फंड्स. एंड आई थिंक जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है दैट दे लुक एट स्पेशली इज एक्सपेंस रेशियो. हर किसी को लगता है कि ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, बिकॉज दिस वो डायरेक्ट रूट ले रहे हैं, दे डोंट रियली प्रॉब्ली अंडरस्टैंड कि और क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, एंड दे मे एंड अप सर्चिंग ओनली दोज फंड्स जिनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है. तो अब हमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताइए, कंसिडरिंग कि ये एक इतना सर्च्ड फैक्टर है कि एक एक्सपेंस रेशियो फंड का कितना ज़रूरी होता है और पास्ट रिटर्न्स कितने ज़रूरी होते हैं व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग अ फंड. देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग मिस कर जाते हैं, वो है ये समझना कि किसी भी फंड को, जो भी कोई फंड हाउस है या जो भी कोई फंड मैनेजर है, वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है. ब्रॉडली थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बिफोर गोइंग टू नंबर्स, बिकॉज समटाइम नंबर्स डोंट टेल यू होल स्टोरी, राइट. और आपको नंबर्स को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा. दूसरा क्या है कि
एक्सपेंस रेशियो तो जो रिटर्न हम डिस्क्लोज करते हैं म्यूचुअल फंड में, जो एनएवी आता है, वो एनीवे पोस्ट एक्सपेंस है। करेक्ट। तो अगर आप सिंपल रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सारा कुछ आ गया है, तो आपको उसको अलग से देखने की या कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। रिटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना चाहिए, और डिफरेंट कैटेगरीज में रिटर्न का टाइम होराइजन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे लार्ज कैप्स में अगर आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप स्मॉल कैप में 1 ईयर 2 ईयर देख रहे हैं तो गलत बात है। आपने उसको 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न देखना चाहिए। ओके। फिर बहुत सारे फंड्स में एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। हम्म। तो आपको ये थोड़ा देख समझना चाहिए, या किसी के पास बैठ के समझना चाहिए कि ये जो वोलेटिलिटी है ये मेरे नेचर के हिसाब से सुटेबल है कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी चाहिए। आपने रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर दिया, वो सडनली फंड 20% गिर गया, हम्म। तो आपका पूरा साइकोलॉजिकल बैलेंस कई बार खराब हो जाएगा, और फिर आप और इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक डिस्कम्फर्ट होगा, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की वोलेटिलिटी क्या हो सकती है, और वो मैं बियर कर सकता हूँ कि नहीं बिहेवियरली। श्योर। वो शायद ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, बट आप उसी दिन में देख रहे हैं, आप उतना ज़्यादा अगर टाइम होराइजन अपना नहीं इलोंगेट कर पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न आर इम्पॉर्टेंट, आई वुड नॉट से कि दे आर इररिलेवेंट। आपको ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, असेस करना चाहिए। और जब आप, जैसा मैंने कहा, अगर आप रिटर्न को रेगुलरली असेस कर रहे हैं तो इट इज़ आफ्टर एक्सपेंसेस, तो इट इज़ ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर। ओके। बट उसके साथ साथ आप थोड़ा उसके फंड के कैरेक्टरिस्टिक देखिए, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसके रिलेवेंट टाइम होराइजन में उसका परफॉर्मेंस देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। So, of course, you're saying कि expense ratio ज़रूरी है, but that's not the only factor that you look at. But अब आप जो volatility की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसके लिए हमें क्या factor देखना चाहिए? Standard deviation, Sharpe ratio, Trenner ratio. What should we look at? Which parameter? Yes, so standard deviation and Sharpe ratio is a decent indicator that you can look. All right. Okay. So now Anupam, help us understand. सारे इन्वेस्टर्स को ना एक हम सब चाहते हैं कि हम एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाएं जो जिसका रिस्क भी कम हो, रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज कर पाए, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। लेट्स टेक इट फ्रॉम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें रिस्क बैलेंस्ड हो बट आई कैन मैक्सिमाइज माई रिटर्न्स इन द प्रोसेस। Okay. देखिए, सबसे पहले तो जब हम रिस्क की बात करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, तो ये ध्यान रखना है कि आप जैसे जैसे टाइम होराइजन बढ़ाएंगे आपका रिस्क अपने आप कम होता जाएगा। अच्छा। तो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट से नहीं है, इन्वेस्टर के बिहेवियर से है। ओके। अगर आप उस बिहेवियर को थोड़ा डिसिप्लिन करेंगे तो आपका रिस्क कम होता जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है। दूसरा ये है कि आप जब शुरुआत करें और अगर आपके पास समय है अच्छा, तो यू कैन स्टार्ट विथ लेट्स से मिड कैप और मल्टी कैप फंड। ओके। आजकल थोड़ा लोग ज़्यादा जिसको कहते हैं कि एडवेंचरस हैं, तो लोग स्मॉल कैप से भी शुरू करते हैं। All thanks to the performance, I think, but yeah. हाँ, करेक्ट। तो वो भी अच्छी बात है, बट उसमें समय लगता है और वो वोलेटाइल बहुत होते हैं। तो जनरली आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज जब स्मॉल कैप गिरता है तो 30-40% फॉल भी हो सकता है। एंड इन्वेस्टिंग लेट्स से 1 लाख रुपीज एंड देन सीइंग 30,000 रुपीज लॉस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग साइकोलॉजिकली, जो अभी हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि अभी तो पैसा बन रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट थिंग टू स्टार्ट इज you start with a diversified fund, let's say multi cap or flexi cap, right? Then as you get more comfortable, as you understand कि आप कैसा रिएक्ट कर पा रहे हैं, और थोड़ा आप मंदी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ऐसे बिहेव कर, इस तरीके से डिसिप्लिन रखना है, then you move to mid and small caps. I think having these 3-4 categories is ideal. Okay. And 1 or 2 sectoral funds. As I said, sectoral funds should not be more than 10-15% of your portfolio across board, all the sectoral funds put together, and majority of your remaining portfolio should be diversified. And if you are of let's say 25 to 45 year age group, you can live with multi cap, flexi cap, mid cap, small cap category. Beyond that आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो हाइब्रिड वगैरह है वो जो आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा दैट वाज मोर फ्रॉम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमें ये बताइए कि मान लीजिए मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है और मुझे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, तो क्या म्यूचुअल फंड सूटेबल है उसके लिए? दैट्स वन।
एंड ऑल्सो पोस्ट रिटायरमेंट, मान लीजिए आई हैव जस्ट रिटायर्ड और मेरे पास आई हैव अ डिसेंट कॉर्पस, पोस्ट रिटायरमेंट मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ? वेयर कैन आई इन्वेस्ट माई मनी? इज म्यूचुअल फंड अ गुड ऑप्शन देन? आई थिंक फॉर रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन, हम्म, बिकॉज अगर आप आज अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, एज आई सेड आप 25 से 45-50 ईयर ओल्ड एज ग्रुप में हैं, तो आई थिंक इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू क्रिएट अ गुड कंपाउंडिंग फॉर योर रिटायरमेंट कॉर्पस। ओके, और अगले 10-20 साल हमारे हिसाब से इंडिया में अच्छे रहने वाले हैं। हम लोग ठीक ठाक ग्रोथ करेंगे, जीडीपी अच्छा ग्रो होगा, तो अच्छा इक्विटी वैल्यू क्रिएट होगा। तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, एंड म्यूचुअल फंड्स आर वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, एंड यू हैव लॉट ऑफ लिक्विडिटी। या मतलब you can redeem on T+2 basis, right? So at any point of time you can redeem if you want to move from one scheme to another scheme, that you can do. Taxation is not very onerous, taxation काफ़ी reasonable है। तो एक ये important factor है जिसके कारण आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी अच्छी कंपाउंडिंग होगी, या right? And you should never stop compounding. Let the compounding work on its own. या Now, if you are on the verge of retirement or just retired, even then there are products which are good. But you have to remember कि आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, because now for you return on equity से return of capital is more important, या right? So you have to be more towards debt funds, you have to be more towards hybrid funds, very little towards, let's say, flexi cap and multi cap. For retired people, unless and until जबकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो, राइट, कि अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 100 रुपए चाहिए फॉर योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, और आपके पास 200 रुपए हो गए हैं, तो आप थोड़ा बहुत स्मॉल कैप मिड कैप करिए, अदरवाइज आप मत करिए। आपके लिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड डू। I would suggest stick to large cap hybrids ओके, or debt funds. ओके। तो अनुपम, अभी तक आपने जो भी हमें बोला इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्टिव फंड्स। आपने बोला है कि चाहे मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, सब राइट। तो हमें ये बताइए कि पैसिव फंड्स एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? पैसिव फंड्स एक्टिव फंड से कैसे अलग होते हैं फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू? तो देखिए, पैसिव फंड का मतलब ये है कि उसमें कोई फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स को बनाने का एक रूल होता है, सेट रूल होता है, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, और उस रूल को फॉलो करके आप एक पोर्टफोलियो बनाते जाते हैं, एक इंडेक्स बनाते जाते हैं, और उसका वो रेगुलर अपडेशन करते हैं, कभी मंथली कभी क्वार्टरली होता है। तो अगर आपको साइकोलॉजिकली डिसीजन मेकिंग में चैलेंज है, बिकॉज फाइनेंशियल डिसीजंस आर स्लाइटली डिफिकल्ट, तो अगर आपको कंफर्ट लगता है इंडेक्स फंड में, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि एक लार्ज कैप ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडेक्स फंड्स का एक समय काफ़ी रिलेवेंस था। हालांकि अभी अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स में भी आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। ये जो पूरा इंडेक्स फंड का थॉट प्रोसेस है, ये यूएस से शुरू हुआ, और यूएस की इकोनॉमी और मार्केट बहुत इवॉल्व है। और दूसरा क्या है कि अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो यूएस में बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में ग्रोथ हुई और इक्विटी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ। तो हम इसको कहते हैं जब मार्केट बहुत स्क्यूड हो जाता है या बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, उसके कारण डाइवर्सिफाइड फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस हुआ। तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई आप केवल इंडेक्स फंड्स करिए। दूसरा क्या है कि यूएस मार्केट बहुत इवॉल्व है, बहुत डेप्थ है, बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट करना इंडेक्स से डिफिकल्ट हो जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा सही जाना पड़ता है एज अ फंड मैनेजर, राइट। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आया कि फंड मैनेजर डोंट परफॉर्म, दे डोंट आउट परफॉर्म, दे कैन नॉट बीट द इंडेक्स, तो आप इंडेक्स फंड कर लीजिए, दे आर चीपर। इंडिया में पिछले 12-13 सालों में अगर आप कोविड के पहले का समय देखिए, 2010-11 से लेके 2019 तक, तो इंडियन मार्केट भी बहुत स्क्यूड था, क्योंकि ब्रॉड मार्केट में ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो कंजम्पशन या सर्टेन सेगमेंट, या अगर आप बैंकिंग में ले तो केवल प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे थे, एनबीएफसीज में केवल 1 या 2 एनबीएफसीज अच्छा कर रही थी।
तो उस स्क्यूनेस के कारण हमारे यहाँ भी एक्टिव फंड्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हुआ। बट अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो जैसे ही मार्केट ब्रॉड हो रहा है, ग्रोथ ब्रॉड हो रही है, तो एक्टिव फंड्स में सभी कैटेगरीज में आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव फंड्स का हर जगह रिलेवेंस है, बट एज अ प्रोडक्ट ऑफरर, एज अ मैन्युफैक्चरर हम सारे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो किसी को अगर कंफर्ट है और वो सिर्फ इसलिए ही इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं तो कर रहे हैं। ओके ओके सो लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, देखिए लार्ज कैप तो यू नो वी ऑल अंडरस्टैंड कि मोस्ट पीपल इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप इंडेक्स फंड। तो अगर मान लीजिए मुझे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक्टिव फंड या पैसिव फंड आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम, या डू यू थिंक एक्टिव फंड्स आर बेटर इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी? I would say in active and in mid and small cap funds, active funds should be the only choice. ओके ओके Yeah, one should only invest in active funds because ये बहुत volatile होते हैं और बहुत cyclical होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक्टिव फंड्स में आपका volatility significantly controlled हो as compared to passive funds. Okay. So, just the last question for you, Anupam. I know हमने आपका बहुत time लिया है. Just the last question. You know, despite the market crash in March 2020, and of course हमने ये भी देखा कि crash के बाद भी काफी bearish environment ही रहा. लेकिन उसके बाद you know markets 21 से ऊपर जाने लगी हैं. तो in this context, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी होता है? हमने देखा है कि ऑफ कोर्स एसआईपी नंबर्स बढ़ रहे हैं, वी फिट द ऑल टाइम रिकॉर्ड्स, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन बहुत अच्छा कर रहा है, वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट, राइट? लेकिन जब बेरिश मार्केट होती है एंड नाउ वी सी अ ट्रेंड गोइंग अपवर्ड्स, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करने का यू नो होता है कि शुड बी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एट दिस स्टेज, हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए, आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट मार्केट। ओके आपके पास एक अपना लंबा प्लान होना चाहिए कि मुझे अगले 10, 15, 20, 25 सालों में इतनी सेविंग करनी है, और उसका आप एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट या किसी एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, या अगर आप खुद से कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, तो आप खुद से करिए। सिंपल रूल है, जब तक आप यंग एज के हैं या मिडिल एज्ड हैं, तब तक आपका मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। As you cross, let's say 45 or 50, you should start reducing your equity a bit and move little bit to debt. बट जनरली सभी के पास प्रोविडेंट फंड होता है, तो आपका एक डेट एलोकेशन ऑलरेडी हो रहा है जो आप नोटिस नहीं करते हैं या कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं कई बार। ओके देन यू शुड जस्ट सिंपली फॉलो दैट प्लान। देखिए, मार्केट बहुत विविड होता है ना, हमको विविड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हम नोटिस करते हैं, और लेकिन आप जो भी मूवमेंट देख रहे हैं, आपको आज से 2-3 साल बाद ये सब याद भी नहीं रहेंगे कि एक इस दिन मार्केट 2% गिर गया था। आज वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन है, हर कोई डिस्कशन कर रहा है कि देखो कल मार्केट 2% गिर गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। बट आप 2-3 साल बाद आप इसको याद भी नहीं रखेंगे, और शायद मार्केट एक एकदम डिफरेंट लेवल पे होगा, या तो हो सकता है बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो आपको डिसिप्लिन से अपना प्लान फॉलो करना है, ओके और दैट डिसिप्लिन इज योर बेस्ट वेपन टू क्रिएट वेल्थ। मार्केट ज़्यादातर किसी को समझ में नहीं आता है, हम लोग को भी मार्केट लेवल कुछ समझता नहीं है। देर इज़ 50% चांस इट विल गो अप, देर इज़ 50% चांस इट विल गो डाउन, राइट? तो डोंट गेट इन टू दिस मार्केट डिस्कशन। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर जब ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में मार्केट देखा है, सो उनको ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए कि हमने पिछले 4-5 सालों में क्या गलतियां की हैं, और उनको सबसे बड़ी गलती ये समझ में आएगी कि हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, इन्वेस्ट कम किया। तो जस्ट फॉलो दैट प्लान, देन रेगुलरली इन्वेस्ट। if you don't get confidence to do lump sum, do SIPs. If that is more comfortable for you, much easier for you to decide, so do SIP, but do invest. So most important thing is keep on compounding. keep accumulating more units. Yes. All right. Okay, and literally just the last question now. You know, I'm sure आप बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद. So help us understand कि आपकी personal investment philosophy क्या है, and what are some of the learnings that you have had in your whole investment journey? So of course one journey is कि I have not been as disciplined. तो कई बार ऐसा होता था कि
3-4 महीने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और रोज सेविंग है, बट मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। या कई बार मेरी SIPs अगर खत्म हो गई, यू हैव दिस मेंटल थिंग, आपने 5 साल की SIP की, अब वो 5 साल खत्म हो गए हैं, 6 महीने तक आप उसको रिन्यू नहीं किया आपने। सो दैट पार्ट हैज़ बीन माई मिस्टेक। बट अदर देन दैट मैं थोड़ा कंसंट्रेटेड इन्वेस्टर हूँ। बीइंग अ फंड मैनेजर, हमारा अभी तक मैक्सिमम एलोकेशन यूज्ड टू बी इन आवर ओन फंड्स जो हम मैनेज करते थे। तो यू वुड बी सरप्राइज दैट अदर देन स्किन इन द गेम विच वी हैव टू रेगुलेटरी इन्वेस्ट एज पर रेगुलेटर रूल्स, जो भी फंड हम मैनेज करते हैं उसमें एक सर्टेन पार्ट ऑफ सैलरी हमारा अपने आप इन्वेस्ट होता है। बट अदर देन दैट आई हैव ओनली 2 फंड्स इन माई एक्टिव पोर्टफोलियो। Okay. So I am extremely concentrated person. Okay. Okay. But so the only learning is keep on investing. Don't miss. कई बार आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन if there are crucial moments in market where which drives your CAGR, right? For example, अगर आप देखें कि जो व्यक्ति मार्च 2020 से लेके अगस्त 2020 तक बाजार से बाहर रहा, वो जब भी अपना CAGR कैलकुलेट करेगा वो कम निकलेगा। हाँ. For anyone who was in the market since January 2020, right? तो वो 4 महीने इतने क्रूशियल हो गए, तो वो आपको समझ में नहीं आता कि वो समय क्या होगा। तो यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग। Wonderful. Sure. Thank you so much, Anupam. I think we've taken too much of your time, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। I'm sure हमने बहुत सीखा है आज आपसे, so thank you so much once again. And we do hope कि हम आपको दोबारा अपने शो में लेके आएं with some more questions. So thank you so much. Thank you, Namrata. It was my pleasure. Thank And you. I, of course, I wish you all the very best for your NFO. Thank you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.